चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस शुरू कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस होती क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जो हम प्रिपेयर करते हैं विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर। जो भी हमारे लेजर से डेबिट बैलेंस मिलता है, क्रेडिट बैलेंस मिलता है, उसको हम लेकर के एक स्टेटमेंट में शो करते हैं, जिस स्टेटमेंट को क्या नाम दिया जाता है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बच्चों एग्री होने चाहिए, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री हो रहा है हमारा, तो ये एज्यूम किया जाता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रॉपर है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट की, कम से कम अर्थमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हमारी जर्नल में लेजर में नहीं हुई है। उसके बावजूद भी कुछ गलतियां हो जाती हैं जो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आती। ठीक है, तो बच्चों क्या है यहाँ पर देखिए, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balances of the ledger to test the arithmetical accuracy of the books of account। ठीक, ये डेफिनेशन रख लीजिएगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं हम। इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। क्या रिकॉर्ड किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर? सभी लेजर के बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैश बुक का भी बैलेंस हम इसमें ट्रांसफर करते हैं। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। It is not a part of double entry system of bookkeeping. It is the result of double entry system of bookkeeping. It is only a proper working। ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम का रिजल्ट है, क्योंकि जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आए वो इक्वल हो रहे हैं यहाँ पर। It can be prepared on any date if the accounts are balanced। ये उस किसी भी पर्टिकुलर डेट को बनाए जा सकते हैं जिस डेट को आपने लेजर बैलेंस किए हैं। It verifies the arithmetical correctness of posting of entries from journal to ledger। ये बताता है कि कहीं कोई अर्थमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, सभी कैलकुलेशंस ठीक है। इसके बावजूद भी इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का 100% प्रूफ नहीं है, केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। इसके अलावा अगर आपने कोई अलग तरह की मिस्टेक कर दी है, जैसे कि आपने फर्नीचर परचेज किया, उसको परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, उस तरह की मिस्टेक्स यहाँ पर आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो पकड़ में नहीं आती है। It is not a conclusive proof of accuracy of the books of accounts since some errors are not disclosed in the trial balance। For example, जो मैंने अभी बताया ना आपको कि परचेजेस, फर्नीचर परचेज करने पर हमने उसको परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, वो कैसा एरर है? वो है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। और दूसरे एरर होते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर, ये सब हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर आएंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर। इट इज यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसका आगे यूज है, क्या यूज है? इसी की हेल्प से हम अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? जहां से हमें अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। प्रॉफिटेबिलिटी बताने वाले अकाउंट कौन कौन से हमारे? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बताते हैं, और बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, फीचर्स क्लियर हो गए ट्रायल बैलेंस के। ऑब्जेक्टिव्स या क्या फंक्शंस हैं, वही चीजें वापस रिपीट होंगी। अर्थमेटिकल, इट एसरटेन द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ द लेजर। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। रिपीट हो रही है चीजें। इट प्रोवाइड्स द समरी ऑफ ईच अकाउंट, जो भी आपने लेजर बनाया उसकी समरी है ट्रायल बैलेंस। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा तो इसका मतलब पक्का कहीं ना कहीं कोई ना कोई माइनर मिस्टेक हुई है, ईदर इन जर्नल और इन लेजर। The trial balance helps in locating the error in maintaining the books of account. It should, however, be kept in mind that it should not disclose, show all the errors of bookkeeping except the arithmetical inaccuracies। Clear बच्चों? अभी कोई डाउट है तो बोलिए। सर लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर सर दीजिए। लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ ठीक है, आया। ये हमें एरर्स को लोकेट करने में हेल्प करता है। अगर कोई मिस्टेक हमारी हो गई है, कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक है, कहीं कोई टोटलिंग की एरर है, कहीं कोई हमने रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो गलती हमारी पकड़ में आ जाती है अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा, ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आ रहा डेबिट और क्रेडिट में। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर इन मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट शुड हाउएवर बी केप्ट इन माइंड। कुछ मिस्टेक्स फिर भी ऐसी होती है जो हम यहाँ पर पकड़ नहीं सकते, ठीक है ना? समझ गए बच्चों? इसलिए बनाया जाता है एरर्स को लोकेट करने के लिए। लिमिटेशंस क्या है ट्रायल बैलेंस के अंदर? इट इज, क्या कमियां हैं? हम किस लिए बना रहे हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। इट इज, लेकिन इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट।
अगर ट्रायल बैलेंस एग्री हो भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई एरर नहीं है। ट्रायल बैलेंस एग्री होने के बाद भी कुछ ऐसे एरर्स हो सकते हैं कि जो है लेकिन हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अ टैलीड ट्रायल बैलेंस मींस दैट डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल है, लेकिन कुछ एरर्स फिर भी पकड़ में नहीं आती। जैसे कौन सी एरर होती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हमने अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द करेक्ट साइड बट इन रॉन्ग अकाउंट। सही साइड में तो लिखा, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में लिखा, सही अमाउंट लिखा, तो ट्रायल बैलेंस तो एग्री हो जाएगा, लेकिन गलत अकाउंट में लिखा है। ठीक है, फर्नीचर का अमाउंट परचेजेस में लिख दिया, परचेजेस का अमाउंट फर्नीचर में लिख दिया, कैश वाला अमाउंट बैंक में लिख दिया, तो इस तरह की एरर्स हमें लोकेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड होता है बच्चों कॉम्पेंसेटिंग एरर। ये वाली एरर्स ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस के एग्री होने पर भी पकड़ में नहीं आती। कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब एक एरर का इफेक्ट दूसरी एरर से नलीफाई हो गया। हमने सपोज जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो किसी डेबिट वाले आइटम में 5000 रुपीज ज्यादा लिखे गए गलती से, मान लीजिए डेटर में गलत लिख दिया। दूसरी तरफ कैपिटल में भी गलती से 5000 ज्यादा लिखा गया। कैपिटल किधर लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में, वहां भी 5000 बाई चांस गलती से ज्यादा लिखा गया, तो क्या होगा? ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री हो जाएगा और एरर हम लोकेट नहीं कर पाते। तो ऐसी एरर, जब एक एरर का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है दूसरी एरर से ऑफ सेम अमाउंट, दैट इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटिंग एरर। क्लियर हो गया? थर्ड है, कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटली ओमिट हो जाती है, हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते, तो ना तो उसका इफेक्ट डेबिट में गया ना ही उसका इफेक्ट क्रेडिट में गया। ठीक है, हमने गुड्स सेल किए 10,000 के कैश में, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, भूल गए पूरा लिखना ही, तो 10,000 इधर से कम हो गया कैश से और 10,000 सेल्स इधर से कम हो गई, तो क्या होगा? दोनों साइड एग्री हो जाएंगे, लेकिन मिस्टेक फिर भी है, बट हम उस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कई बार ऐसा होता है कि कोई एंट्री आपने दोनों साइड दो बार लिख दी, डबल एंट्री हो गई मिस्टेक से, वो भी पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि दोनों साइड में सेम अमाउंट आ गया। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन रॉन्ग अकाउंट, बात हो चुकी है, एरर ऑफ प्रिंसिपल ही है। Wrong amount is recorded in the books of original entry and same is debited and credited is not brought out by the trial balance। कोई अमाउंट हमने जर्नल में गलत लिख दिया, जर्नल में ही हमने सैलरी पे की थी 5000 रुपीज की, बाई चांस हमारा हाथ ऐसे चल गया, आपसे भी गलती हो जाती है हमसे भी हो जाती है ऐसे, कैसे? सैलरी टू कैश, अमाउंट था 5000 बट हमने लिख दिया दोनों तरफ 50,000, 5,000 का था सैलरी जो हमने पे की, तो 5,000 को क्या लिख दिया? 50,000। अब ये जर्नल में अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसकी पोस्टिंग लेजर में भी इसी तरह से होगी, तो लेजर में भी ये दोनों तरफ डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 45,000 ज्यादा चलेगी, तो क्या है ये एरर लोकेट हो पाएगी? नहीं, दोनों साइड हमारी ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगी। तो रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये नहीं हो पाता। चलिए, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है ये देखेंगे। अब आगे हमें बनाना है बच्चों ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या रहेगा? ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमारा रहेगा, ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, वो डेट लिख देंगे एज ऑन जिस डेट को आप बना रहे हैं, हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ये फॉर्मेट रहेगा। आप चाहें तो कई बार सीरियल नंबर भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। सर वैसे जब क्वेश्चन आता है कि जर्नल बनाओ फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस, हाँ जी, वो कितने मार्क्स का आता है? वो इस आपके स्कूल में आएगा क्या इस तरह का? यस सर, बात अगर के साथ 10 से 15 का 10 से 15 नंबर में आता है वो, 10 to 15 मार्क्स में। ओके सर। ठीक है, फिर तो अच्छा। चलिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ जाइएगा आप लोग। शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर स्ट्रिक्ट रहेंगे। क्या थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? एसेट और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस माना जाता है, डेबिट या क्रेडिट?
एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, दिखाएंगे, डेबिट, एसेट और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू को इनको Credit. बच्चों क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, ये नोट करिए। चलिए शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ जो परेशान करती है। ठीक है, अच्छा परचेज को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट, डेबिट है, परचेज इज योर एक्सपेंस, सेल्स को क्रेडिट में, रेवेन्यू है, तो परचेजेस रिटर्न, क्रेडिट, क्रेडिट, परचेजेस रिटर्न को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं बच्चों? रिटर्न इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, रिटर्न Return आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड। तो Return रिटर्न आउटवर्ड को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। इसी तरह से सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, और रिटर्न इनवर्ड बच्चों Debit कहाँ side. जाएगा? डेबिट। डेबिट, साइड, इसके अलावा बच्चों डिस्काउंट अलाउड, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, अलाउड एक्सपेंस है तो डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट, रेवेन्यू है, इनकम हो रही है हमें तो क्रेडिट। डेबिट, इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस हैं। देखिए बच्चे कहाँ पर गड़बड़ करते हैं, जैसे रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड है तो यहाँ पर नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये सभी क्या है? इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सभी हमारे एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस है तो कहां पर जाएंगे बच्चों? डेबिट साइड में। क्लियर हो गई बात? डेबिट, डेबिट, एक्सपेंसेस है तो डेबिट में जाएंगे। यहाँ पर कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में डिफरेंस क्या है? अगर हम गुड्स को अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक लेकर के आ रहे हैं, व्हेन गुड्स कम्स इन, उसके लिए हम कैरेज पे कर रहे हैं, फ्रेट पे कर रहे हैं, तो वो हो गया सामान को मंगवाने का खर्चा। अगर आप सेल करते हैं तो अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस से अपने कस्टमर के प्रीमाइसेस तक पहुंचाने के लिए आप पे कर रहे हैं, वो भी एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसलिए इनवर्ड और आउटवर्ड में कंफ्यूज नहीं होने का। और बच्चों एक बात और याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक अगर नॉट एडजस्टेड है, अगर एडजस्ट नहीं हुआ है तो हम ट्रायल बैलेंस में नहीं शो करेंगे। सर क्यों क्यों नहीं शो करोगे सर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को? क्लोजिंग स्टॉक क्या है? परचेजेस का पार्ट है ना। मैंने गुड्स परचेज किए थे 1 लाख रुपीज के, और आज 1 लाख के परचेजेस में से 10,000 का स्टॉक बच गया, तो अगर मैंने 1 लाख रुपीज का परचेजेस शो किया हुआ है तो मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक उसका पार्ट है, वहीं पर इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक। उस परचेजेस में हम सेपरेटली नहीं दिखाएंगे। क्या लिखा हुआ है? अगर नॉट एडजस्टेड है तो। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर एडजस्टेड है तो एडजस्टेड का मतलब होता है कि ये आपने परचेजेस से हटा दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है नॉट एडजस्टेड का मतलब है कि ये परचेजेस का पार्ट है, और क्योंकि आप परचेजेस लिख चुके हैं तो फिर हम इसे नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड का मतलब होता है कि आपने ये अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का परचेजेस से हटाया हुआ है, डिडक्ट कर दिया, तो मतलब ये अब परचेजेस का पार्ट नहीं है, तो जो आपने परचेजेस दिखाई हुई है वो एक्सक्लूडिंग द स्टॉक है, फिर आपको स्टॉक शो करना पड़ेगा। कहाँ शो करेंगे? स्टॉक इज योर एसेट, तो आप इसे डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे। सर तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हैं एडजस्टेड वाला तो हम परचेजेस नहीं दिखाएंगे। परचेजेस दिखाएंगे, मैंने कहा परचेजेस का पार्ट है ये। एडजस्टेड का मतलब है भाई 1 लाख की परचेजेस थी, 10,000 का स्टॉक बचा हुआ है। अगर ये नॉट एडजस्टेड है तो पूरा 1 लाख का परचेजेस लिखा है आपने, फिर 10,000 का स्टॉक नहीं लिखेंगे। एडजस्टेड का मतलब है कि परचेजेस से हटाया हुआ है 90,000। परचेजेस कितना है? 90, स्टॉक कितना है? 10,000। तो आप परचेजेस भी दिखाओ और स्टॉक भी दिखाओ। बात क्लियर? यहां पर परचेजेस के अंदर ही इंक्लूडेड है 10,000, तो अलग से दिखाने की जरूरत है क्या बच्चे? नहीं, यहां पर परचेजेस में से आपने डिडक्ट किया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो परचेजेस अलग दिखाएंगे 90,000 और स्टॉक अलग दिखाएंगे। हो गया बराबर फिर से 1 लाख। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे शुरू करते हैं।
अभी जो मैंने बात की, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, पता चल गया आपको। बस यही चीजें देखनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 रीड करिए। क्वेश्चन में लिखा क्या है, स्टेट वेदर द बैलेंसेस ऑफ फॉलोइंग अकाउंट will be placed in the debit or credit column of the ट्रायल बैलेंस। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये आइटम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखोगे या क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो बताओ बच्चों, फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट। फर्नीचर है हमारा एसेट, तो किधर आएगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट बैलेंस। डेबिट में आएगा, बिल्कुल ठीक। तो देखो हम कैसे बना रहे हैं नीचे ट्रायल बैलेंस। ये कच्चा वाला है, रॉ है अभी, प्रॉपर नहीं है क्योंकि हमारे पास अमाउंट नहीं है। तो सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पर इन्होंने फिलहाल लिख दिया लॉजिक आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो फर्नीचर क्या है, एसेट कहाँ आएगा, डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए क्या है बच्चों, कहाँ जाएगा, डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है डेबिट में। सैलरी एक्सपेंस है डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है क्रेडिट में। कैश एसेट है डेबिट में। क्रेडिटर लायबिलिटी है क्रेडिट में। डेटर एसेट है डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड दोनों ही क्या है बच्चों, एक्सपेंस है, दोनों ही डेबिट में। आगे क्वेश्चन में और क्या कहता है, सेल कहाँ है बच्चों, रेवेन्यू है क्रेडिट में। परचेजेस एक्सपेंस है डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड दोनों ही रेवेन्यू है क्रेडिट में। इंटरेस्ट पेड, बैड डेट दोनों ही एक्सपेंस है डेबिट में। चले बच्चों आगे हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आएंगे बच्चों। यहां पर हमें प्रॉपर बनाना है। आप बताओ, बताते हुए चलो बच्चों। कैपिटल डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट, डेटर डेबिट, एसेट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। रूल याद रखो, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट, ऐसे कर लो। बिल्स पेबल क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट। क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्रेडिटर। बिल्स क्रेडिट, पेबल पे करना है, लायबिलिटी है। पेबल जीसी में भी लग जाता है, सैलरी में भी पेबल लग जाएगा, वो भी लायबिलिटी। हाँ जी बोलिए। सर ओपनिंग स्टॉक तो इस साल कंज्यूम हो गया होगा ना, तो फिर ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट है, प्रीवियस ईयर से फॉरवर्ड करके लेके आए हैं, ठीक है। तो सर ये ईयर की स्टार्टिंग का है। हाँ जी, ईयर के स्टार्टिंग का है। परचेजेस है तो एक्सपेंस है डेबिट। डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन ये उसमें मत लगा देना कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड में। सर बिल्स रिसीवेबल, पेबल बच्चे लायबिलिटी, जहां भी पेबल आउटस्टैंडिंग लग जाए वो क्या बन जाते हैं हमारे, लायबिलिटी। जहां भी रिसीवेबल एक्रूड लग जाए वो क्या बन जाते हैं, एसेट। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट। बिल्स रिसीवेबल डेबिट। अच्छा, रेंट यहाँ बताया नहीं, पेड है, रिसीव्ड है, पेबल है, रिसीवेबल है, क्या है। जब ऐसा कुछ ना दिया गया हो तो एक्सपेंस मानते हैं इसको, डेबिट। ठीक है ना। डेबिट। जब कुछ ना मेंशन हो तो डेबिट में मानेंगे एक्सपेंस। सर बिल्स रिसीवेबल एक तरह का एक्रूड होता है। हाँ, बिल्स रिसीवेबल पैसा लेना है, करेक्ट, ठीक है। रेंट हमारा एक्सपेंस है, हमने लिख दिया डेबिट में। और अब हमने इसके लिए बनाया कैसे, यहाँ पर आ गए हमारे हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद हम चलेंगे बच्चों इसके सॉल्यूशन पर। ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। कैपिटल हमने क्रेडिट में दिखा दिया, डेटर एसेट है डेबिट में दिखा दिया, फिक्स एसेट डेबिट है डेबिट में लिख दिया, सेल्स हमारा रेवेन्यू है क्रेडिट में लिख दिया, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में आ गया, बिल्स पेबल लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट में, ओपनिंग स्टॉक एसेट है डेबिट में, क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट में, परचेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट में, रिटर्न इनवर्ड हमारे लिए डेबिट व्हाट कम्स इन। या आप ये कह सकते हैं कि सेल्स रिटर्न है, सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। रिटर्न इनवर्ड रिड्यूसेस द रेवेन्यू, तो क्या हो गई, डेबिट हो गई।
वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट में, बिल्स रिसीवेबल कहीं भी लग जाएगा, रिसीवेबल एसेट है डेबिट में, रेंट हमारे लिए जब कुछ नहीं लिखा है तो एक्सपेंस माना जाएगा डेबिट में। चले बच्चों आगे, अगेन अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज में अच्छे से बनेंगे। बताइए कहाँ पर रिकॉर्ड होगा डेबिट क्रेडिट किस तरीके से। एसेट बच्चों डेबिट, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट, क्रेडिट, डेटर, डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट, परचेजेस, डेबिट, एक्सपेंस है डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, रेवेन्यू है क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड, डेबिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, डेबिट, डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट, एसेट है, डेबिट, वेजेस एक्सपेंस है, क्रेडिट, सैलरी डेबिट, एक्सपेंस है डेबिट, रेंट हमारा एक्सपेंस, डेबिट। नीचे हमने बना दिया है। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी है किसी बच्चे को? नो सर। लास्ट में टोटल कर लेंगे, हो जाएगा। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6, सेम है, सारे आइटम्स हो चुके हैं, कुछ आइटम अलग लग रहा है तो चलो बच्चों एक बार डिस्कस कर लो। कैपिटल क्रेडिट, परचेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट, डेबिट, कैपिटल क्रेडिट परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है डेबिट, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है डेबिट, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है तो डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है तो क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड सेल्स का ऑपोजिट डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस रिटर्न, परचेजेस डेबिट होता है तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है तो प्लांट एंड मशीनरी Debit. एसेट है तो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, डेटर्स क्रेडिटर, डेबिट, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट Debit. होते हैं बच्चों डेबिट, कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिट, डेबिट कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए डेबिट, डेबिट, कम है। रेवेन्यू, क्रेडिट, रेवेन्यू तो क्रेडिट, रेवेन्यू है तो क्रेडिट, कैश एसेट है तो डेबिट, बैंक एसेट है तो डेबिट, डेबिट मोटरसाइकिल एसेट है तो डेबिट, स्टॉक एंड का नॉट एडजस्टेड नॉट शोन, नहीं शो किया जाएगा। अगर नॉट एडजस्टेड है मतलब ये एडजस्ट नहीं हुआ, हटाया नहीं हमने परचेजेस से, ये परचेजेस का पार्ट है, ये अमाउंट ऑलरेडी परचेजेस के अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जैसे 36 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 20,500 तो स्टॉक के हैं और बाकी कितने बच्चों 15,500 रुपए किसके हैं, बाकी जो गुड्स हमने कंज्यूम कर लिए वो है। तो ये किसका पार्ट है, नॉट एडजस्टेड, फिर हमारे परचेजेस का पार्ट है। तो हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक देखिए, हमने ओपनिंग वाला तो दिखाया, ओपनिंग स्टॉक तो शो किया, बट क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर नहीं शो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज बट नॉट येट सोल्ड. As the total purchases have been included in the trial balance, there is no need to show the closing stock. ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ये चेक करने के लिए क्या हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल आना चाहिए, आना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका हमेशा आए। तो अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कोई मिस्टेक है जिसको हमने रेक्टिफाई करना है। लेकिन हम उस मिस्टेक की वजह से ऐसा तो नहीं कहा कि काम रोक करके बैठ जाएंगे कि यार ये तो मिस्टेक हो गई, मिल ही नहीं रही कहाँ पर मिस्टेक है, तो हम क्या आगे का सारा काम रोक के बैठ जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट हमने बनाने पड़ेंगे। फिर तब तक क्या करें इस मिस्टेक को, तब तक मान लीजिए फिलहाल बच्चों यहाँ पर 214,500 की जगह सपोज टोटल आ रहा होता 2,10,000, कितनी शॉर्टेज है क्रेडिट साइड में, 4,500 की शॉर्टेज है। फिर आप उसको टेम्परेरीली एक अकाउंट ओपन किया जाता है टेम्परेरीली जिसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, उसमें हम वो डिफरेंस डाल देते हैं कि बाद में हम इसको ढूंढते रहेंगे मिस्टेक को और जब मिलेगी तो इस सस्पेंस को खत्म करके उस आइटम को करेक्शन करके डाल देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट एक अकाउंट होता है जो हम ओपन करते हैं टू
मेक द ट्रायल बैलेंस एग्री टेम्परेरीली, क्लियर। बाद में एरर के रेक्टिफाई होने पर वो सस्पेंस को हटा करके जो मिस्टेक थी उसको डाल दिया जाएगा। सपोज यहाँ पर क्रेडिट में कितनी शॉर्टेज है सौम्या, 4500, तो क्या डाल देंगे बच्चे उस टाइम बीइंग जब तक मिस्टेक नहीं मिलती, सस्पेंस। जिस साइड भी कम है उस साइड हम सस्पेंस लिख देंगे, और नहीं मिलती तो ये सस्पेंस को कहाँ लेकर के जाया जाता है, बैलेंस शीट में, वो तो अभी आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया यहाँ तक सौम्या, क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, चलो करो एक क्वेश्चन बच्चों आप लोग करिए। ये है आपका सर वैसे Illustration ट्रायल number बैलेंस में, इलस्ट्रेशन 8 शुरू करेंगे। हाँ जी बोलिए। सर ट्रायल बैलेंस में लेजर फोलियो का कॉलम क्यों बनता है? क्योंकि लेजर के किस पेज नंबर पर टोटल था, कैश का आपने लेजर बनाया हुआ है, ओके कैश सर। बुक है, उस टोटल को उस पेज नंबर से यहाँ पर लेकर के आए हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 शुरू करेंगे बच्चों। जरा देखना सेम है क्वेश्चन आपकी बुक में, क्योंकि ये लास्ट ईयर की बुक थी मेरे पास। सभी बच्चे करेंगे, सभी के एग्जाम में आ रहा है तो करना। सर कौन सा इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन नंबर 8 है बच्चा, पेज नंबर 14.18। यहां पर आप मुझे बताते हुए चलेंगे जिस जिस आइटम में आपको प्रॉब्लम है। दो चीजें आपको यहाँ पर मुझे लग रहा है परेशान करेंगी। क्या क्या बच्चों? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये दो आइटम मुझे लग रहा है कि आप लोगों को परेशान करेंगे। तो बताओ बच्चों, प्रोविजन वैसे कहाँ लिखोगे आप लोग? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी ट्रीट की जाती है, ठीक है ना। प्रोविजन नहीं, लॉस नहीं है। हमने लॉस के लिए पहले से प्रोविजन बनाया हुआ है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट बचा करके रखा हुआ है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ होते हैं? प्रॉफिट का बैलेंसेस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, लेकिन उसके लिए हमने प्रोविजन यानी कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बचा करके रखा हुआ है कि ये प्रॉफिट का अमाउंट यूज करेंगे हम डेप्रीशिएशन को राइट ऑफ करने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये प्रोविजन जो भी है बच्चों वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, या फिर एसेट से हम डिडक्ट भी कर देते हैं, वो आगे आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, प्रोविजन हमें शो करने हैं क्रेडिट साइड में। परचेजेस बच्चों हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। सेल्स रेवेन्यू है तो क्रेडिट में आएगा। डेटर एसेट है तो डेबिट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू है तो क्रेडिट में आएगा। कैरेज आउटपुट हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा। कैश हमारे लिए एसेट है तो डेबिट में आएगा। मशीनरी हमारे लिए एसेट है तो डेबिट में आएगी। प्रोविजन आपको बताया गया था कि कोई भी प्रोविजन है आप उन्हें क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ड्राइंग्स हमारे लिए रिड्यूसेस द कैपिटल, तो कैपिटल रिड्यूस होती है तो डेबिट में आती है। ड्राइंग्स इज अगेंस्ट द कैपिटल। रिटर्न इनवर्ड डेबिट। प्रीमाइसेस एसेट है, एसेट मतलब बिल्डिंग आप कह सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट में आएगा। क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी, क्रेडिट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड बच्चों हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। कैश एट बैंक एसेट है, डेबिट में आएगा। जर्नल एक्सपेंस एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। बैक डेट रिटर्न ऑफ लॉस है, पैसा डूब रहा है, एक्सपेंस लॉस, लॉस है तो डेबिट में आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये होगा, जल्दी से करिए। मैं कितनी कॉस्टिंग कर दूं? एक्सपेंस। कॉस्ट एक्सपेंस ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हमें कहाँ दिखाना है? ये डेबिट में दिखाना है। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनता है जरा ये देखना, ये लिखना पड़ेगा आपको बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता है ओपनिंग स्टॉक प्लस
नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या पहले मैं यहां पर ये लिखूंगा कि माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी बच्चे, वंशिका आप बड़े परेशान हो रहे थे ओपनिंग स्टॉक को लेके, अब आ जाइए। देखिए ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास स्टॉक कितना था 50,000 का, मैंने कितना और परचेज किया 2 लाख रुपीस का। कितनी अवेलेबिलिटी है मेरे गुड्स की आज मेरे पास, बोलो बच्चों। 50,000 मेरे से पड़ा हुआ है, 2 लाख इस साल परचेज कर लिया, ठीक है। और ईयर के एंड में बच गया 20,000, तो मतलब मैंने इस साल कितना खर्चा किया गुड्स का, ईयर के एंड में 20,000 बच गया क्लोजिंग स्टॉक। तो बचा बताओ ईयर के एंड में अगर 20 बच गया तो पूरे साल में कितना खर्चा हुआ, 2,30,000। बात समझ गए। तो ये क्या हो गया, मेरा जो सामान मैं बेच रहा हूँ उसको बनाने में जो मेरे गुड्स लग रहे हैं वो ये है। क्लियर हो गए। अच्छा तो क्या है बच्चे, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक किसका पार्ट है, अब बताओ किसका पार्ट है, एक्सपेंसेस का पार्ट है या नहीं है, इसलिए हम इसको अलग से, इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक को शो कर रहे थे। अच्छा सुनिए, अगर मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वैसे तो आपको डायरेक्टली दिए होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री में गुड्स को बनाने के खर्चे, जिसके अंदर वेजेस आ जाते हैं, और जो भी मैं कह रहा था ना सामान को फैक्ट्री तक मंगाने के खर्चे होते हैं, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वो सारे आ जाते हैं, या कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंस। तो अब एक बात बताइए, यहां तक समझ गए बच्चों आप कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा एक्सपेंस है, और ये आया कैसे, इन सब चीजों को एडजस्ट करके। अब बच्चों यदि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया तो क्या आपको ओपनिंग स्टॉक लिखने की जरूरत है, बोलो वंशिका, लिखने की जरूरत है? नो सर। नहीं, क्योंकि वो इसका पार्ट है। नेट परचेजेस लिखने की जरूरत है, वो No, भी इसी sir. के अंदर इंक्लूडेड है। क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत है, यस वो लिखने की जरूरत है, क्योंकि वो हमने यहाँ से डिडक्ट किया हुआ है ही नहीं इसके अंदर। सर, वो भी एडजस्टेड वाले लिखेंगे ना? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर है ही नहीं, इससे हटाया हुआ है, इस पार्ट के अंदर नहीं है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखना पड़ेगा। अगर क्या चीज एडजस्टेड है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि सारे आइटम ये वाले इसके अंदर एडजस्ट हो रखे, तभी हम लिख रहे हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये लिख लो। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि गिवन होगा तो ना तो फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे ट्रायल बैलेंस के। और क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया तो ना आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ना आपको परचेजेस लिखना है, ना ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक जो पहले नहीं लिखते थे वो अब लिखना है, क्योंकि वो एडजस्टेड है, मतलब हट गया है यहाँ से। ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये है और इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक लेके जाना पड़ेगा। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। ये कंप्लीट हो गया बच्चों आप लोगों का ना। इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर, ये आपका न्यू बुक में 11 है क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए। अच्छा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखे हैं अमाउंट, इन्हें मैं करेक्ट कर देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस, सेल्स, प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, हाँ जी। अच्छा इसमें सब कुछ ठीक है, क्या नहीं दिया है ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर छूट गया था लिखना, यही है ना क्वेश्चन में। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब इसे बच्चों रीड्राफ्ट करो, आप लोग रीड्राफ्ट करिए, दोबारा से सही करके बनाइए। जो डेबिट का आइटम है आपको करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, इसमें तो उल्टा सीधा लिख दिया है। बच्चों यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है कि इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक इसी के अंदर है,
परचेजेस भी इसी के अंदर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसी के अंदर है, और क्लोजिंग स्टॉक यहां से हटे हुए हैं। तो जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख रहे हैं, आप ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, आप परचेजेस भी नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आप लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में लिख दो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, छोड़ दो, मेंशन ही नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आ जाएगा, डेटर एसेट है डेबिट में लिखोगे, क्रेडिटर लायबिलिटी है क्रेडिट में लिखेंगे, फिक्स एसेट एसेट है डेबिट में लिखेंगे। एक्सपेंस हमारा जब मेंशन नहीं है तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, ये डेबिट में आएगा, एक्सपेंस तो सारे डेबिट में आते ही हैं। सेल्स हमारा रेवेन्यू है तो क्रेडिट में आएगा, कैपिटल हमारा क्रेडिट में आएगा। ठीक है बच्चों, ये बच्चा यहाँ पे ना क्लास 12th का बैठा है आपके साथ में। बेटा डेबिट और क्रेडिट यदि नहीं पता होगा कौन से आइटम डेबिट में जाते हैं कौन से आइटम क्रेडिट में जाते हैं, तो क्लास 12th में कितना % समझ में आएगा? ठीक है ना, सोच लो, लंबा सोचो। डेबिट क्रेडिट इससे बढ़िया, इस चैप्टर से बढ़िया आपको कोई चैप्टर नहीं सिखा सकता। जल्दी से करिए।